मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। और ये प्लेलिस्ट विशेष रूप से किसान भाइयों के लिए लाभकारी है और इसमें मेरा उद्देश्य यही है कि उन तक सही, प्रामाणिक और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में लेके अच्छा उत्पादन ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हम जैव उर्वरक प्रयोग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन के लिए एजोटोबैक्टर है, एजोस्पेरलम है, और फास्फोरस के लिए पीएसबी, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है। तो हम को क्या इनको हर फसल में प्रयोग करना चाहिए या साल में एक बार देना चाहिए या हर फसल के साथ इसको प्रयोग करना चाहिए? तो सामान्यतः हम ये देखते हैं कि हम इसको एक या दो फसल में प्रयोग कर देते हैं और फिर उसको 2-3 साल तक प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ये सही विधि नहीं है, सही तरीका नहीं है। हमको जो भी ये जैव उर्वरक हैं उसको हर फसल में प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम इसको साल में एक बार डाल दें तो पूरे साल भर काम करेगा। उसका कारण क्या है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको पूरा समझ में आएगा कि क्यों इसको हमें हर फसल में देना चाहिए। मान लीजिए आप खरीफ में मक्का उगाते हैं और रबी में गेहूं लेते हैं। मक्का और गेहूं का फसल चक्र लेते हैं और हम गेहूं में मान लीजिए एजोटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन का, और चाहे हमको सीड ट्रीटमेंट कर दें, मिट्टी में डाल दें। तो देखिए, जो एजोटोबैक्टर है ये एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। जब ये मिट्टी के अंदर जाता है तो इसको देखिए हमने बाहर से डाला है, तो इसके अंदर इतनी अभी ताकत नहीं होती कि जो मिट्टी में पहले से ही मौजूद बैक्टीरिया हैं या फंगस हैं या दूसरे सूक्ष्म जीव हैं उनके साथ उतनी अच्छी प्रतिस्पर्धा कर सके। अब मिट्टी के अंदर तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, उनकी संख्या लाखों, करोड़ों, अरबों में है। तो वो पहले से ही मिट्टी के अंदर एडजस्ट हैं, उस वातावरण में एडजस्ट हैं, वहां वो रह रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ी हुई है। और हर बैक्टीरिया की, हर फंगस की अपनी अपनी स्पीसीज होती हैं, कई तरह के होते हैं। तो वहां के वातावरण में, वहां की मिट्टी में बिल्कुल एडजस्ट हो चुके हैं, तो उनकी संख्या इसलिए बढ़ती रहती है। अब हमने क्या किया, एजोटोबैक्टर को बाहर से डाला, क्योंकि हमने पहले से नहीं थे वो मिट्टी के अंदर, हमने बाहर से लाए और मिट्टी में हमने उसको मिलाया, चाहे हमने उसको गोबर की खाद के माध्यम से दिया हो, चाहे हमने बीज उपचार से दिया हो, लेकिन हमने उनकी संख्या बढ़ाई। अब ये जो एजोटोबैक्टर है, चाहे एजोस्पेरलम है, चाहे पीएसबी है, कोई भी हमारा जैव उर्वरक है, अब वो उस मिट्टी के अंदर अपना काम करना शुरू करता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी प्रतिस्पर्धा, मतलब उसका कंपटीशन जो है, उसके अंदर जो मिट्टी के अंदर जो पहले से रह रहे बैक्टीरिया, फंगस हैं, उनके साथ होता है। कार्बनिक पदार्थों के लिए होता है, मॉइस्चर के लिए होता है, बहुत सारी चीजों के लिए होता है, पोषक तत्वों के लिए होता है। अब ये जो हमने बाहर से जैव उर्वरक डाले हैं उनके अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं होती है, क्योंकि वो पहले से मिट्टी में नहीं है। जो पहले से ही मिट्टी में है उनकी क्षमता ज्यादा होती है। तो जो जैव उर्वरक वाले जीवाणु हैं या चाहे हमारी फंगस है, उनकी धीरे धीरे क्षमता कम हो जाती है और उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। अब हमने डाला कहां था, ये मक्का में डाला था। तो अब जब हम मक्का में डालेंगे, शुरू में तो बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या हमने शुरू में ज्यादा डाली है, बीज उपचार से डाली हो, चाहे हमने गोबर में मिला के डाली हो, तो इनकी संख्या शुरू में ज्यादा रहती है और ये अपना अच्छा काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इनकी संख्या में कमी आ जाती है। कमी इसलिए आ जाती है क्योंकि अपना अच्छा काम इसलिए नहीं कर पाते, क्योंकि जो पहले से ही जो मिट्टी के अंदर जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो इनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, और जो पहले से वाले हैं, जैसे मैंने बताया, उनकी ताकत ज्यादा होती है, तो इनकी संख्या कम हो जाती है। तो 4-5 महीने बाद क्या होगी, इनकी संख्या कम हो जाएगी। अब रबी का मौसम आ गया, अब हमें गेहूं बोना है, तो अब एजोटोबैक्टर की उतनी संख्या नहीं रहेगी कि गेहूं को भी वो पूर्ति कर सके। तो अब हमें फिर से एजोटोबैक्टर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, या हम कहें जैव उर्वरक की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो हमें गेहूं में भी फिर जैव उर्वरक देना पड़ेगा, उनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा काम यह है कि मिट्टी के अंदर हमें ये जो जैव उर्वरक वाले, चाहे वो जीवाणु है, चाहे वो फंगस है, इनकी संख्या को हमें बढ़ा करके रखना है ताकि इनकी संख्या बनी रहे और ये अपना काम करते रहे। यही कारण होता है कि हमें हर फसल में ये देना होता है। ऐसा नहीं हो पाता कि हमने एक बार साल में दे दिया तो इनकी संख्या बढ़ती रहेगी मिट्टी के अंदर, तो ये मल्टीप्लाई होते रहना चाहिए। इनको हम गोबर की खाद डालते रहें और ये मिट्टी के अंदर मल्टीप्लाई होते रहें, एक बार डाल दे तो फिर हमें इनको डालने की आवश्यकता नहीं होगी, 3-4 साल तक अपना अच्छा काम करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जैसे मैंने आपको वैज्ञानिक कारण बताया कि क्योंकि मिट्टी के अंदर इतने सूक्ष्म जीव हैं जो पहले से ही एडजस्ट हैं, जबकि ये जैव उर्वरक जब डालते हैं वो इतना जल्दी से एडजस्ट अपने को नहीं कर पाते उस मिट्टी के अंदर, उस वातावरण के अंदर। तो कुछ समय बाद इनकी संख्या कम हो जाती है, क्योंकि उनके आपस के बीच में ही कंपटीशन हो रहा है कई चीजों के लिए। तो इसलिए अच्छा लाभ लेने के लिए, जैव उर्वरक से अच्छा लाभ लेने के लिए जरूरी है
कि हम उस जैव उर्वरक को जो भी हम फसल बो रहे हैं हर फसल में बोएं। अगर हम साल में 2 फसल बो रहे हैं तो दोनों फसलों में दें, अगर 3 फसल बो रहे हैं तो हमें तीनों फसलों में दें, ताकि उस जैव उर्वरक की मिट्टी के अंदर अच्छी संख्या बनी रहे। जब संख्या अच्छी होगी तभी हमें उसका लाभ मिलेगा, अगर उनकी संख्या कम हो गई तो हमें उसका लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जरूरी है आप जो भी फसल लेते हैं उसमें जैव उर्वरकों का प्रयोग जरूर करें, ताकि इनकी संख्या अच्छी बनी रहे और वो जो लाभ फसल को मिलता रहे, तभी हमें अच्छा लाभ मिल सकता है। तो आप एक फसल में या साल में एक बार ऐसा ना करें कि जैव उर्वरक का प्रयोग किया और आपने सोचा कि अब तो हमने जैव उर्वरक प्रयोग कर दिए, हमारी मिट्टी के अंदर ये आ गए हैं, अब ये बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए इनकी संख्या को बनाए रखने के लिए हमें जरूरी है कि हम हर फसल में इनका प्रयोग करें। आशा है ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि क्यों हमें हर फसल में जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो आप हर फसल में जो भी बो रहे हैं जैव उर्वरकों का प्रयोग करें और अच्छा लाभ लें। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी सही जानकारी मिले और वो खेती में लाभ ले सकें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।